और यही अब आगे चल करके, ठीक है ना, ये डीएनए हो गया, डीएनए स्टोन चिपके बना लिया न्यूक्लियोसोम, और ऐसे ही तमाम न्यूक्लियोसोम के जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और आपस में इन्हें जोड़ने के लिए एसिडिक प्रोटीन्स होंगे तो बनाएगा स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड अरेंज हो जाएगा फाइबर्स के फॉर्म, लिखे दे रहा हूं, फाइबर्स, क्रोमोनीमा या क्रोमोनीम या क्रोमोनीमेटा, नीमा वर्ड ही हमेशा यूज करते हैं थ्रेड के लिए, ठीक। अब ये क्रोमोनीमेटा जब कॉम्पैक्ट होगा तो ये बना लेता है क्रोमोमियर, जिसपे बीड्स पाए जाते हैं जीन्स के अटैचमेंट के लिए, और यही क्रोमोमियर क्रोमोनीमेटा और कॉम्पैक्ट होकर के आखिरी पहुंच गया क्रोमैटिड थ्रेड्स या क्रोमैटिन थ्रेड्स पे, ये क्रोमैटिड बन गए। ये क्रोमैटिड जो है वो अरेंज है इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए, और इस नेटवर्क को कह दे रहे हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम, या क्रोमैटिड भी कहते हैं, कोई गलत नहीं है, क्रोमैटिड या क्रोमैटिन कोई गलत नहीं है, रेटिकुलम। ये बन जाता है। अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे क्रोमैटिड रेटिकुलम की। तो बिल्कुल बेसिक से पकड़ा, किसको पकड़ा हमने, डीएनए को, डीएनए में किसको जोड़ा, हिस्टोन को, क्या बना लिया, डीएनपी बना लिया। डीएनपी मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, केमिकली इसी को कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के साथ नॉन स्टोन जोड़ दी पैकिंग के लिए तो बन गया स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड जुड़ता गया तो फाइबर्स के फॉर्म में आ गया क्रोमोनीम। क्रोमोनीम और कॉम्पैक्ट हुआ तो उसमें जगह भी बन गई जीन को अटैचमेंट कराने के लिए, वो क्रोमोमियर हो गया। और इन सबका जो फाइब्रस फॉर्म आ रहा है, थिकेंड फॉर्म आ रहा है, वो हो रहा है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड जाल की तरह अरेंज है तो उसको कह दिया क्रोमैटिड रेटिकुलम। एटी तो लिखा है, ये 8 हो जाएगा। एट 9 बनाइए, नोट कर लिए फटाफट। ये आपको जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक शुरू किया था तब बताया था, डीएनए स्टोन। हिस्टोन प्रोटीन याद है ना, सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में या दोनों में, यूकैरियोटिक, ओनली इन यूकैरियोटिक। नोटेड, लिखिए बच्चों। लिख लिया, यस सर, यस सर।
यस सर। ओके, कोई डाउट इसे समझने में? 1 2 3 नंबर डाल देंगे, अच्छी तरह से याद रहेगा। डीएनए प्लस स्टोन, डीएनपी इक्वल टू स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा से क्रोमोमियर, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड हमें दिखाई दे रहा होता है सेल में नेटवर्क के फॉर्म में, जिसे कह रहे हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिड रेटिकुलम। बेसिक इसकी जो ओरिजिन है, इसका जो अरेंजमेंट है, जो जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वो कहां से डेवलप हुआ? बेसिक डीएनए से। डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन्स मिली तो शुरुआत हो गया डीएनपी। वहीं आरएनए प्लस प्रोटीन मिलती तो आरएनपी बनता। डीएनए प्लस प्रोटीन बना तो डीएनपी बना। डीएनपी को ही केमिकली बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से न्यूक्लियोसोम नाम दिया गया, जो हम जेनेटिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसोम का पॉलीमराइजेशन हुआ तो पॉलीन्यूक्लियोसोम या स्कैफोल्ड बन गया, जिसको जोड़ते हुए काम आ रहा है एसिडिक प्रोटीन्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और बिल्कुल आपके लिए हलवे की तरह सीरियल वाइज पढ़ते जाइए, एक एक स्टेप पढ़ते जाओ। क्रोमोनीमा बन गया, क्रोमोनीमा कॉम्पैक्ट हुआ तो क्रोमोमियर हो गया, क्रोमोमियर फाइबर्स बन गए तो क्रोमैटिड बन गया। क्रोमो वर्ड शुरू हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोसोम के बाद, पहले नीमा फिर मियर फिर टिड। नीमा मी क्रोमो लगा दो, नीमा मियर टिड क्रोमो, क्रोमोनीमा क्रोमोमियर क्रोमोटिड। क्रोमोटिड हमें दिखाई दे रहा है जाल के रूप में, रेटिकुलम के फॉर्म में। और वो जो रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है, इस नेटवर्क को हमने क्या किया? इस क्रोमैटिन रेटिकुलम को हमने स्टेन कर दिया। स्टेन्ड विद बेसिक डाई। ये भी क्वेश्चन में आया गया है, कौन सी? एसिटो कार्बाइड, कार्बामीन या एसिटो कार्बामीन। तो जब हम डाई करते हैं, जब स्टेन करते हैं, स्टेन का मतलब उसको पूरा रंग दिया बाहर अंदर सब, जैसे डबल रोटी को चाय में गिरा दिया। पेंटिंग तो सरफेस पे होगी, डाई का मतलब हमने ब्रेड को चाय में डुबो दीजिए, जब निकालेंगे तो ब्रेड के अंदर भी चाय का कलर हो जाता है, वो स्टेनिंग होगी। तो जब हम इसको स्टेन करते हैं, बेसिक डाई से पूछा गया, एसिटो कार्बामीन से हम स्टेन करते हैं, तो ये जो पूरा रेटिकुलम है, जो पूरा जाल है हमारा, ये जाल दो हिस्सों में दिखाई देता है। एक जो है बहुत लाइट स्टेन्ड होता है और एक डार्क स्टेन्ड होता है। लाइट स्टेन को हम कहते हैं यूक्रोमैटिक, डार्क स्टेन को कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिक। सभी जितना भी क्रोमैटिड पार्ट है, सब मिल करके बनाता क्रोमोसोम ही है, लेकिन एक को कह रहे हैं यूक्रोमैटिन, एक को कह रहे हैं हेट्रोक्रोमैटिन। ये क्या चक्कर होता है? तो यूक्रोमैटिन आप याद रखेंगे, ये ई से शुरू कर दिया तो एला हो गया। एला, एला का मतलब यूक्रोमैटिन लाइट स्टेन। इन्होंने जो कलर है वो हल्का लेगा, इसका लाइटर स्टेन। और एल का मतलब हो गया लूजली अटैच्ड, यानी डिफ्यूज्ड है ये। और ए का मतलब हो गया एक्टिव। कैसा एक्टिव होगा? तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, तो जेनेटिकली एक्टिव। तो इतनी बातों को समझने के लिए हमने शॉर्ट में एला याद रखा। यूक्रोमैटिन लाइट स्टेन लूजली अटैच्ड जेनेटिकली एक्टिव, तो एला का उल्टा हेट्रोक्रोमैटिन हो जाएगा। ये लाइट स्टेन है तो वो डार्क स्टेन हो जाएगा। ये डिफ्यूज्ड है, लूजली अटैच्ड है, तो ये कॉम्पैक्टली अटैच हो जाएगा। ये जेनेटिकली एक्टिव है, जेनेटिकली एक्टिव है तो वो जेनेटिकली
कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यानी जब हम स्टेन करते हैं तो पता चलता है कि बाहर बाहर जो है वो लूजली अटैच्ड हेट्रोक्रोमेटिन है, अंदर अंदर जो है वो कॉम्पैक्ट यू हेट्रोक्रोमेटिन है और बाहर की तरफ लूजली अटैच्ड यू क्रोमेटिन है। तो ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन इज लाइट स्टेन, तो ये कैसा है, डार्क स्टेन। सब पूछा गया है। डिफ्यूज्ड है, ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। जेनेटिकली इनएक्टिव है, कहते हैं कि इन सेल में डिवीजन कम हो रहा है, ये सेल ज्यादा डिवाइड कर रहा है। तो जितना ज्यादा कौन होगा तो सेल ज्यादा डिवाइड होगी, कौन कम होगा तो कम डिवाइड होगी। बताएगा कोई कॉमन सेंस से? जितना यूक्रोमेटिन उतना ज्यादा सेल में डिवीजन, क्योंकि जेनेटिकली एक्टिव। जितना हेट्रोक्रोमेटिन उतना कम डिवीजन, जेनेटिकली इनएक्टिव। ये नोट कर लिए, इसकी एक एक लाइन पे क्वेश्चन आए, एक एक वर्ड पे आया वो क्वेश्चन नीट में। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, नॉर्मली यूक्रोमेटिन जो है वो पेरीफेरी में दिखाई देता है। तो ये एक टॉपिक बीच में दे दिया, और हेट्रोक्रोमेटिन अंदर की तरफ रहता है। आ रही बात समझ में बेटा? बोलिए, कोई Yes, sir. कंफ्यूजन? मिस्का अग्रवाल, प्रतिभा, हाँ सर, समझ साधना, आ गया। आ गया? ओके। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप रखेंगे दिमाग में। यू हेट्रो। और मेरी कोशिश होती है कि जो आप क्लास पढ़े उसमें फिर याद करने के लिए ना बचे, यहीं सब याद हो गया। एला याद किया हमने तो याद हो गया, यू लूजली लाइट एक्टिव, बाकी जो बचा हेट्रो कर दिया। अब हम लोग आते हैं बात सीधी आगे कहानी पर। ये जितना भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जितना क्रोमैटिड रेटिकुलम दिखाई दे रहे हैं, ये सारा रेटिकुलम किस स्टेज में है, डिवीजन से पहले, यानी अनकंडेंस्ड। ओके, ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे एक फेज आता है, प्रोफेज। प्रो का मतलब शुरुआती, फेज का मतलब स्टेज, समय। प्रो फेज में क्या होता है, क्रोमैटिड रेटिकुलम shows condensation। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना, सेल डिवीजन में यही पढ़ना है हम लोगों को। कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन, कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन। सेल डिवीजन शुरू तो कंडेंसेशन, सेल डिवीजन खत्म तो डीकंडेंसेशन। ये डीकंडेंस्ड फॉर्म है। जैसे कंडेंसेशन होगा तो ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है ये क्वाइल होकर के अरेंज होते जाएंगे, और अरेंज हो करके ये पेयर में लग जाएंगे।
ये देखिए, ये सब कंडेंसेशन ही हो रहा है। फर्क इतना है देखिए कि यहाँ पे पेयरिंग हुई, यहाँ पे उस पेयरिंग को अटैच किया एक ऑर्गेनेल ने, यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देने लगा। तो ये हो गई क्रोमैटिड पेयरिंग। और ये जो पेयरिंग है यही पेयर कहलाते हैं, जो आप बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, दक्षिता, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स को जो अटैच करता है वो ऑर्गेनेल कहलाता है सेंट्रोमियर। क्रोमोमियर अलग है, सेंट्रोमियर। और धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होकर के ये बना लिया क्या, क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर का एक और नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। जब प्राइमरी तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी बनेगा, जो आपको कल बताएंगे। और कल ही हम लोग बात पूरी करेंगे एनओआर की, न्यूक्लियस पूरा टॉपिक कल कंप्लीट करेंगे। और कल जो बचे कुछ और छोटे छोटे टॉपिक होंगे, माइक्रोबॉडीज है, सेल इंक्लूजन्स हैं, और एनसीईआरटी की कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी, मैं भी एक बार एनसीईआरटी देखूंगा, आप भी देख लेना। कुछ भी अगर टॉपिक बचा हुआ तो उसे हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, सेल को पूरा कल खत्म कर लेंगे। उसके बाद में एक दिन रिवीजन रखेंगे सेल का 2 घंटे का। तो मैंने इसीलिए कल नहीं क्लास लिया था कि पूरा सेल खत्म ही कर लेते हैं, एंड पे आ ही गए। तो ये क्रोमोसोम में अब हम कैसे क्रोमोसोम को डिफाइन करें, ये सब नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, लिख लिया नहीं? तो इधर आ जाते हैं। ये देखिए आपका क्रोमोसोम हो गया। अब क्रोमोसोम जब भी आप पढ़ेंगे तो कहेंगे क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर जिसमें एक पेयर क्रोमैटिड है, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड भी कहते हैं। ये सिस्टर क्रोमैटिड बंधे रहते हैं एक स्ट्रक्चर से जिसका नाम है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को सपोर्ट करते हुए वन पेयर प्रोटीन डिस्क होती हैं, जिसे कहते हैं काइनेटोप्लास्ट। ठीक है, पूरा इसको ऐसे बना लीजिए। तो हम क्रोमोसोम को इस समय डिफाइन करेंगे, कहां पे कौन चीज लगी हुई है। सर काइनेटोप्लास्ट क्या बताए? प्रोटीन डिस्क अभी लिखवा दे रहे हैं। सर रिपीट करिए एक बार। अभी लिख दे रहे हैं बेटा, लिख दे रहे हैं। दो क्रोमोसोम, ये एक दो क्रोमैटिड होगा, क्रोमैटिड को बांधते हुए सेंट्रोमियर, या जिसे कह रहे हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। दूसरा डिस्क लाइक काइनेटोप्लास्ट, या इसी का एक और नाम है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? वन पेयर प्रोटीन डिस्क। दो हैं ये, एक नहीं है, इधर और इधर दो लगी। वन पेयर प्रोटीन डिस्क provide support to centromere and also to chromosome। और तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो इनके ऊपर लगे हुए जीन्स।
ये जीन्स हो गए। ओके, तो ये पूरी डिटेल हो गई क्रोमोसोम की। सिस्टर क्रोमैटिड नंबर 1, सपोर्ट करते हुए सिस्टर क्रोमैटिड को सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर को सपोर्ट करते हुए काइनेटोप्लास्ट और काइनेटोकोर, और आखिरी में इनकी सरफेस पर लगी हुई है हेरिडिटी यूनिट्स, जीन्स। जीन्स में ही कैरेक्टर छुपे होते हैं, जीन्स में ही हमारे फीचर्स पाए जाते हैं, जीन्स में ही हमारे लक्षण पाए जाते हैं। तो जीन्स आर कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम पे बैठ के जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जानती हैं, और जीन्स कंटेन लक्षण, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर जो भी हमारी बॉडी के हैं, देखने में, मॉर्फोलॉजी में, बोलने में, बिहेवियर में, वो सब जीन्स के अंदर। तो ये जीन्स कैरेक्टर लिए हुए हैं और जीन्स को कैरी कर रहे हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रहे होते हैं सेल के थ्रू। तो जीन्स के कैरियर हो गए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बने हुए हैं 2 क्रोमैटिड से। क्रोमैटिड्स क्रोमैटिन रेटिकुलम के फॉर्म में रहते हैं। सेल डिवीजन के समय ये क्रोमैटिड पेयरिंग में आते हैं। इस पेयरिंग की कहानी को कहते हैं कंडेंसेशन। अनकंडेंस से ये कंडेंस्ड फॉर्म में आते हैं। कंडेंस्ड होते ही क्रोमैटिन रेटिकुलम पेयरिंग में क्रोमैटिड्स अरेंज कराता है। उन पेयर को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड चिपकाने के लिए ऑर्गेनेल है सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की बात हम लोग कल करेंगे, और उस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को न्यूक्लियोलस से जोड़ के एनओआर समझा देंगे आप। ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, इसके दोनों तरफ एक एक यानी 1 पेयर है, एक नहीं है, 1 पेयर काइनेटोकोर है। 1 पेयर काइनेटोकोर क्या है? प्रोटीन है, ऑर्गेनेल नहीं है, सीधी सीधी प्रोटीन है स्ट्रक्चर। और ये प्रोटीन इस सेंट्रोमियर को सपोर्ट कर रही होती है। दूसरा, इस पे जीन्स लगी हुई है। तो 1 2 3 4 ये पॉइंट किसके साथ जोड़ दिए? क्रोमोसोम के साथ जोड़ दिए। इधर सेल डिवीजन के समय ये स्टोरी होगी। सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा, 2 डिवीजन के बीच की बात करेंगे तो वहां पर क्रोमैटिन रेटिकुलम होगा। 2 डिवीजन के बीच को कहते हैं इंटरफेज। इंटर का मतलब इंटरवल, इंटरफेज। फिर जैसे डिवीजन शुरू होता है तो पहला फेज आता है प्रोफेज। ये सब बातें अगले चैप्टर में है, सेल डिवीजन इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये याद रखेंगे आप। अब आप इसको तैयार करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं यार रिवाइज करोगे तो बेटा भूल जाओगे। इसको जल्दी से जल्दी आप रिवाइज करेंगे। हाँ, मुझसे कोई डाउट है आपको तो पूछिए, आप बता सकते हैं। कल फिर हम लोग एक बार इसको समराइज कर लेंगे। हो गया? समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ओके, थैंक यू। नोट कर लीजिए इसे, बाकी कल बताते हैं। थैंक यू, बाय बाय। शाम को कल क्लास रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सर कितना बजे होगा क्लास कल? यही 5:20 पे कर देंगे, 5 बजे या 5:20 पे भेज देंगे, शेड्यूल भेज देंगे। ठीक है सर। ठीक है।